हेलो एवरीवन, नमस्कार। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमारी सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, टेस्ट एंड ऑर्डर और मैनी मोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी। देन आफ्टर उसकी पीएच क्या है, राइट। फिर हार्डनेस। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बाद क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट। देन नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट इन व्हाट वाटर। ओके। देन हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी फॉस्फोरस कंटेंट। फॉस्फोरस कंटेंट एंड फ्लोराइड कंटेंट। नेक्स्ट है फ्लोराइड कंटेंट। फिर हम वेरियस मेटल्स की कितनी कंसंट्रेशन पानी में होनी चाहिए वो देखेंगे। अगर उससे एक्सेस है तो क्या होगा और डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, मेटल्स। ओके। तो ये सारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। सबसे पहला है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था क्या, सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, जब पानी को गर्म करके हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्टर के ऊपर जो पार्टिकल्स हमारे मिलते हैं, जो मटेरियल मिलता है, ये हमारा क्या कहते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड कहलाता है। पर जो पानी के साथ फिल्टर होने के बाद भी जो पानी में रह जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिजॉल्व सॉलिड। क्या कहते हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स। ओके। तो डिजॉल्व सॉलिड्स आर दोस व्हिच रिमेन इन वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशंस। ओके। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम कंडक्टिविटी से, या फिर हम इसे कहते हैं डाई आयोनिक टेस्टर के थ्रू। इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम किससे करते हैं, डाई आयोनिक टेस्टर, राइट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट है हमारी व्हाट, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द मटेरियल विच रिमेन, द मटेरियल which remain in water after filtration। फिल्ट्रेशन के बाद भी जो पार्टिकल्स पानी में रह जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजॉल्व सॉलिड। फिल्ट्रेशन। ओके। और इसे हम जनरली भाषा में क्या कहते हैं, टीडीएस। हम बेसिक हमारी जो नेचुरल जनरल भाषा में भी हम कहते हैं कि पानी का टीडीएस कितना है, इसका टीडीएस 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 40 के बराबर रहना चाहिए। इसका टीडीएस 120 है, इसलिए हम पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हार्श लग रहा है, राइट। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है हमारा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। दीज आर द मटेरियल विच रिमेन इन वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग व्हाट, डाई आयोनिक टेस्टर। डाई आयोनिक टेस्टर। डाई आयोनिक टेस्टर क्या करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसको हम मेजर करते हैं। ओके। तो हमारा जो यहाँ पे हम दो आयन, यहाँ पे हमारा वो जो लिक्विड है या पानी है उसको भर दिया जाता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक आयंस की इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होती है वही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितने टोटल डिसॉल्व सॉलिड का कंसंट्रेशन है। ओके। द इलेक्ट्रिकल conductivity is proportional to what, concentration of dissolved solid। ओके। टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो मेजरली जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, यहाँ पे सोर्स ऑफ डिजॉल्व सॉलिड, सोर्स ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। जो मेजर सोर्स होता है वो कौन सा होता है हमारा,
जैसे हमारा सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ओके, फिर है हमारे अल्कलीज हो गए, जैसे कि हमारा HCO3 हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, राइट, सल्फेट हो गया, SO4 माइनस, एंड क्लोराइड हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, मेजर सोर्सेज होते हैं। फिर कुछ माइनर सोर्सेज देख लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है एज अ डिसॉल्व सॉलिड। तो माइनर हमारे सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा फेरस हो गया, आयरन, पोटेशियम हो गया, ओके, कार्बोनेट हो गया, CO3 माइनस, ओके, एंड फ्लोराइड, बोरॉन, सिलिका एक्सेट्रा। फ्लोराइड, बोरॉन, सिलिका एक्सेट्रा, ये हमारे माइनस सोर्स होते हैं। हम टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो होता है हमारे पानी में, उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो कितनी होती है, एज पर IS कोड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है TDS की, एक्सेप्टेबल लिमिट वो कितनी है हमारी, 500 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, और जो रिजेक्शन की लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा TDS तो उस पानी को हम कतई यूज़ नहीं करेंगे। तो जो रिजेक्शन की लिमिट है, रिजेक्शन लिमिट इज इक्वल टू 2000 मिलीग्राम पर लीटर। आपने अभी अभी अखबार पढ़ते हो तो सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पानी की जो TDS है, अगर वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है, ओके, तो म्यूनिसिपल वाटर की अगर TDS 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो उस पानी को हम क्या करेंगे, फिल्टर नहीं करेंगे। अगर फिल्टर करोगे तो आप पे जुर्माना लगेगा। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होता है, TDS कम होता है, तो वेस्टेज में जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब वेस्ट में वाटर ज़्यादा होता है, उसका अनयूटिलाइज्ड भी हम थ्रो आउट कर देते हैं, तो पानी का जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पानी में स्कार्सिटी आ जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि TDS जो है वो पानी का 200 से कम है, तो आपको फिल्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, फिर अगला हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होती है अल्कलिनिटी। क्या, अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ आयंस, ठीक है, विच रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज व्हाट, एसिड और H प्लस आयन। Alkalinity is defined as the quantity of ions required to what, neutralize the hydrogen ions, जिसे हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो एनायंस की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है हमारी, उस पानी की अल्कलिनिटी। इसे हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ वाटर टू व्हाट, न्यूट्रलाइज व्हाट, एसिड्स। आपको पता है कि यह हमारा क्या pH स्केल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ये 14 है। यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, अल्कलाइन। अगर कोई अल्कलाइन वाटर है, मतलब पानी की pH 7 से ज़्यादा है, तो उसमें हम नॉर्मल पानी कितना मिलाएं, कि सॉरी, अल्कलाइन मतलब अगर किसी पानी की pH हमारी कितनी है, 7 से कम है, तो मतलब पानी कैसा है, एसिडिक है। ओके, और एसिड को अगर अल्कलाइन में मिलाते हैं ताकि अपने pH कितनी हो जाए, 7 के बराबर आ जाए, तो कितना एसिड मिलाए ताकि हमारी जो pH है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ओके, 7 के बराबर आ जाए। तो जितना एसिड मिलाया वो किसके इक्वलेंट होगा, उस सॉल्यूशन में या पानी में अल्कलिनिटी कितनी है उसके बराबर। ओके, तो इस तरह से हम टाइट्रेशन करके अल्कलिनिटी को फाइंड आउट करते हैं। कॉमनली जो अल्कलिनिटी होती है उसे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। अल्कलिनिटी हमारी जो होती है, फर्स्ट है कार्बोनेट अल्कलिनिटी, इसे हम कहते हैं CO3O2 माइनस। CO3 माइनस के फॉर्म में जो सॉल्यूशंस कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बोनेट अल्कलिनिटी बनाते हैं।
फिर होता है बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। ओके, इसे हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, HCO3 माइनस आयन की कंसंट्रेशन में। फिर एक लास्ट होता है हमारा कॉस्टिक एल्कलिनिटी, जिसे हम हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी भी कहते हैं। कॉस्टिक एल्कलिनिटी ओके, इसे हम OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये हमारे मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी होती है। तो ये फॉर्म कैसे होती है, जैसे हमारे मतलब जो ये फॉर्म होती है, जब एयर में जो पानी होता है, एयर में CO2 होता है, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे हमारा क्या कंपाउंड बनेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है तो एक कंपाउंड बनेगा हमारा H2CO3। ओके, इस H2CO3 को जब हम डिग्रेड करते हैं, H2CO3 जब डिग्रेड होता है तो H+ आयन रिलीज करता है और क्या बनाता है हमारा बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। तो ये क्या होगी हमारी बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। ओके, जब ये HCO3 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा या फिर टूटेगा तो क्या बनेगा, HCO3 माइनस जब फिर से टूटेगा तो H+ आयन प्लस CO3 2 माइनस, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी। ओके, जब ये CO3 2 माइनस है वो फर्दर अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे CO3 2 माइनस जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। ओके, ये जो होता है ये क्या कहलाता है हमारा कॉस्टिक एल्कलिनिटी, और ये कौन सा है हमारा बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। ये जो रिएक्शन होती है बहुत रेयरली होती है। कब होती है, जब हमारा पानी का जो pH है वो 9 से 10 के बीच में लाई करता है। ओके, तभी हमारी कॉस्टिक एल्कलिनिटी बनेगी, अदरवाइज हमारे कार्बोनेट एल्कलिनिटी और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट एल्कलिनिटी पानी में रहेगी। ओके, अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, टाइट्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, टाइट्रेशन। ओके, टाइट्रेशन करते हैं। एक आपने 10वीं या 12वीं क्लास किया भी होगा। एक बीकर में पानी लेते हैं। कैसा है ये, अल्कलाइन वाटर है, अल्कलाइन वाटर। ओके, इस अल्कलाइन वाटर में हम धीरे धीरे परख नली से क्या करते हैं, H2SO4 मतलब डाइल्यूटेड H2SO4 का सॉल्यूशन, जिसकी मतलब जो नॉर्मेलिटी होती है वो कितनी होती है, 0.02 N। ओके, इस नॉर्मेलिटी को हम बूंद बूंद से इसके अंदर मिलाते हैं। जैसे ही इसकी pH है वो अल्कलाइन से नॉर्मल हो जाती है या फिर एसिडिक हो जाती है, तो उस ट्रांजिशन को हम नोट करते हैं। तो उस ट्रांजिशन तक हमें कितना ml ऑफ H2SO4 मिलाना पड़ा था कि ये जो अल्कलाइन वाटर था वो नॉर्मल वाटर या एसिडिक वाटर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो उसको हम मेजर करके उस वाटर की एल्कलिनिटी निकाल लेते हैं। तो जो एल्कलिनिटी होती है, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि 1 ml ऑफ अगर H2SO4 अगर हम मिलाते हैं तो H2SO4 की हमारी नॉर्मेलिटी कितनी है, यहाँ पे हैव नॉर्मेलिटी व्हाट 0.02 N। ओके, तो ये हमारी क्या है, नॉर्मेलिटी है। अब नॉर्मेलिटी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ को शो करती है। स्ट्रेंथ इन सेंस मतलब वो कितनी कंसंट्रेशन है उसका। तो नॉर्मेलिटी हमारी कहलाती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहलाता है। ओके, मतलब नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी क्या कहलाती है हमारी, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर हमें 0.02 N H2SO4 तैयार करना है तो हम क्या करेंगे इसमें कि मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, उसको हम कितने 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। ओके,
तो कितना मिला रहे हैं हम यहाँ पे 0.02 n ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय हमारा 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1000 ml ऑफ व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी को 0.02 n H2SO4 की। ओके, फिर यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग्स। ओके, मतलब यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग react with what, 1 gram equivalent of ओके। तो हमारे पास क्या है 0.02 n H2SO4 contains what contain 0.02 gram equivalent of H2SO4 in what 1 liter of water। ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से, अब हम जनरली जो एल्कालिनिटी हार्डनेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी के थ्रू लिख सकते हैं कि मतलब क्या लिख सकते हैं कि 0.02 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is equal to what, for 0.02 अपॉन उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ओके, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है या फिर इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट, molecular weight divided by valency। ओके, देन ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहलाता है हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, वेट ऑफ सैंपल या फिर वेट इन ग्राम, जिसका भी हमें निकालना है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वैलेंसी क्या होता है ये आपको पता ही है, जैसे Ca+2 है, कैल्शियम का +2 है, तो +2 क्या होता है, इसकी कैल्शियम की वैलेंसी कहती है। HCO3 माइनस है, तो यहाँ पे -1 है, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा वैलेंसी कहलाता है। मोलिकुलर वेट हम निकाल ही सकते हैं, कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, Ca का कैल्शियम का हो जाएगा हमारा 40। ओके, HCO3 माइनस का कितना होता है मोलिकुलर वेट, तो H का हमारा कितना होता है 1, कार्बन का कितना है 12, O का कितना है 16 का कितना है, मतलब O3 है इंटू 3 कर देंगे तो 16 48, 48 प्लस 1 49 प्लस 12 तो 61 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 40, और इसकी कैल्शियम की वैलेंसी हमारी कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा हमारा 20। और सिमिलरली यहाँ पे हमारा HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय, इसकी वैलेंसी कितनी है हमारी 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1। इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कितना है कंसंट्रेशन में, तो उसका वेट हमें पता होगा, जैसे x ग्राम है। ओके, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, x ग्राम अपॉन मोलिकुलर उसका इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर y ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट है तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 61। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, राइट। इसकी वैलेंसी कितनी है, Ca की कितनी है +2 है, तो वैलेंसी इसकी कितनी आएगी, या फिर CO3 देखो तो उसकी वैलेंसी कितनी है +2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी +2 है, वैलेंसी हमारी है 2। ओके, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है हमारा, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा CaCO3 का मोलिकुलर वेट 40 + 12 + 3 इंटू 16।
तो ये कितना आएगा हमारा 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100। ओके, तो 100 हमारे पास क्या आया, इसका इक्विवेलेंट वेट आया, तो इसका सॉरी अपना मोलिकुलर वेट आया। ये क्या है हमारा मोलिकुलर वेट। तो नाउ इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी हमारे पास कितनी है इसकी 2, तो 50। ओके, तो अब हम निकालेंगे, तो हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, मतलब 0.02 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 CaCO3। ये कितना होगा हमारा 0.02 अपॉन 100,000 लीटर में है ना, तो 1000 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके, इस तरह से निकालेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 हमें पता ही है कितना है हमारा 50 है, तो 0.02 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 चाहिए किसके लिए 0.02 N ऑफ H2SO4 के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1 मिलीग्राम। ओके, मतलब ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/1000 1 ग्राम आया, तो 1/1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम। ओके, तो 1 ml ऑफ H2SO4 को टाइट्रेट करते हैं तो किसके इक्विवेलेंट आता है हमारा 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ओके, इस तरह से हम टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक वाटर है जिसमें हमारा पानी है, इस पानी में हमें वाटर कंटेन्स 210 ग्राम ऑफ CO3 2 माइनस, ओके, एंड 68 ग्राम सॉरी 122 ग्राम ऑफ HCO3 माइनस। कार्बोनेट अल्कलिनिटी उसमें कितनी है 210 ग्राम है, बाइकार्बोनेट इतनी है, एंड 68 ग्राम ऑफ अल्कली OH माइनस इतना है। तो व्हाट इज alkalinity, what total alkalinity expressed in CaCO3 की फॉर्म में टोटल अल्कलिनिटी इन वाटर कितनी है हमारी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले है हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे इन सभी का, तो 210 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा हमारा ऑफ CO3 2 माइनस ऑफ CO3 2 माइनस। ये कितना होगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते थे x मतलब जो उसका वेट है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 210 ग्राम, और इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा हमारा CO3 2 माइनस का, कार्बन कितना है 12 है, प्लस 3 इंटू 16, तो कितना आएगा हमारा 48 प्लस 12 60। 60 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी कितनी है हमारी 2, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आएगा 30, तो ये 7, तो ये 7 ग्राम इक्विवेलेंट है। ओके,
देन हम देखेंगे सेकंड का, ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकंड है हमारा 122 ग्राम ऑफ व्हाट HCO3 माइनस। इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो वेट हमारा कितना हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 61। ओके 61, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, एक ही है, तो यहाँ पे कितना आएगा ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या है, 7 ग्राम इक्विवेलेंट CO3 2 माइनस इज इक्वल टू व्हाट, 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट CaCO3। इस तरह से हम CaCO3 के फॉर्म में टोटल एल्कलिनिटी लेंगे। तो 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू व्हाट, CaCO3 की कितनी होती है कंसंट्रेशन 50 ग्राम S CaCO3। ओके, तो ये आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें कितना आएगा हमारा 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 माइनस इज इक्वल टू व्हाट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। देन आफ्टर थर्ड केस हमारा क्या है, कॉस्टिक अल्कलिनिटी का। उसमें क्या दे रखा है हमें 68 ग्राम OH माइनस। OH कितना आएगा हमारा 68 डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 तो 17 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ओके, तो टोटल हमारे पास कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 7, ये हो गए 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ओके, 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो हमें कितना ग्राम CaCO3 मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे क्या CO3 इज इक्वल टू व्हाट, वेट जो हमें रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय इसका क्या इक्विवेलेंट वेट। तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है हमारा 100 और उसकी वैलेंसी है 2, और ओके और कितने ग्राम इक्विवेलेंट है हमारे यहाँ पे 13। तो अगर इसको हम वेट कितना आएगा हमारे पास, वेट ऑफ CaCO3 कितना आएगा 13 इंटू 100 डिवाइडेड 13 इंटू 100 डिवाइडेड 50, तो यहाँ पे आएगा ये 650 ग्राम ऑफ CaCO3। इतनी हमारी क्या होगी उस पानी में टोटल अल्कालिनिटी। ओके, तो टोटल अल्कालिनिटी क्या हो जाएगी हमारी, टोटल अल्कालिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, 650 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, इस तरह से हम अल्कालिनिटी फाइंड आउट करें। फिर अगली हमारी प्रॉपर्टी होती है pH। pH पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है। pH क्या शो करता है हमारी, pH क्या शो करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन वाटर। ओके, तो हम pH को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन वाटर। ओके, इसको हम लिखते हैं कैसे, pH इज इक्वल टू व्हाट, इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो हमारा H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है किस फॉर्म में होती है, मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में हमारी कंसंट्रेशन होती है। जो pH होती है उसकी हमारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो कितनी होती है
अच्छा, हमने एल्कलिनिटी की एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं बताई ना। तो हमारी जो एल्कलिनिटी होती है उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट हम हार्डनेस में देखेंगे, क्योंकि हार्डनेस और एल्कलिनिटी हम साथ साथ में ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो पीएच की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो होती है, जैसे हमारा ये 7 पीएच है और 7.5, यहाँ तक हमारा क्या होता है, एक्सेप्टेबल। ओके, और 6.5 और यहाँ पे 9, 1 मिनट, 9, 9.2, 9.2, इससे बियॉन्ड जो ये पीएच होती है ये क्या होती है, रिजेक्शन। ओके, ये होती है रिजेक्शन। तो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 7 से 8.5। ओके, 7 से 8.5। तो ये हमारी पीएच होगी। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस को हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।